अब देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते हैं धमाकेदार 50। उत्तर प्रदेश में जुमे की नमाज के बाद हुई बवाल और पत्थरबाजी में गिरफ्तारी का दौर जारी है। पूरे प्रदेश में अब तक 139 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। वीडियो से पहचान करके पुलिस आरोपियों को लगातार अरेस्ट कर रही है। हिंसा और उपद्रव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त तेवर दिखाए। हाई लेवल की बैठक बुलाई जिसमें प्रयागराज, सहारनपुर समेत अलग अलग जिलों के स्टेटस रिपोर्ट को लेकर बात की। सीएम की बैठक में डीजीपी, एसीएस, एडीजी समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। एसीएस होम अमनीश अवस्थी कार्यवाहक, डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जैसे अधिकारी पुलिस मुख्यालय से स्थिति पर नजर रखे हैं। प्रयागराज में जुमे के बाद हुई बवाल और पत्थरबाजी करने वाले 40 आरोपी अब तक गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 36 नामजद और 1000 अज्ञात के खिलाफ करेली और खुलदाबाद थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। कल जुमे के बाद अटाला इलाके में सैकड़ों लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया था। प्रयागराज में हुए बवाल पर पुलिस का बयान, हिंसा के पीछे एमआईएम और समाजवादी पार्टी से जुड़े नेता शामिल। छोटे बच्चों को गोरिल्ला बॉल की तरह इस्तेमाल किया गया। यूपी के उन्नाव के एक युवक समीर ने सऊदी अरब में रहकर भारत बंद होने का ट्वीट किया, जिसके बाद जिला प्रशासन ने ट्वीट पर तत्काल एक्शन लेते हुए युवक के परिजनों को हिरासत में लिया और समीर के परिजनों से घंटों पूछताछ की। पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल के बाद 13 जून तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। हावड़ा में कई इलाकों में धारा 144 लागू है। हावड़ा में प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी के ऑफिस में आग लगाई और तोड़फोड़ की। झारखंड के रांची में जुमे की नमाज के बाद हुए प्रदर्शन में एक की मौत, दर्जन भर घायल। कुछ जगहों पर धारा 144 लगाई गई। वहीं हिंसा के बाद से आज सुबह 6 बजे तक रांची में इंटरनेट पर रोक लगाई गई। दिल्ली की जामा मस्जिद में भी कल जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन हुआ। पुलिस के मुताबिक करीब 1500 की भीड़ प्रदर्शन कर रही थी। प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त एक्शन की तैयारी में है। महाराष्ट्र के सोलापुर में भी नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ एमआईएम कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। नवी मुंबई में भी कल जुमे की नमाज के बाद लोगों ने प्रदर्शन किया। अहमदनगर, माटुंगा और औरंगाबाद में भी जमकर प्रदर्शन किया गया और नुपुर शर्मा पर कार्रवाई की मांग की। बिहार के कई जिलों में बीजेपी नेता नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ बवाल हुआ है। नवादा से लेकर आरा और भोजपुर तक मुस्लिम समाज की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। बीजेपी नेता नुपुर शर्मा के बयान को लेकर जम्मू कश्मीर में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। गंभीरता को देखते हुए श्रीनगर के साथ ही डोडा, किश्तवाड़ और रामबन जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। वहीं राजौरी में मुस्लिम संगठनों ने राजौरी बंद का आह्वान किया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक बीजेपी नेता की जमकर लात घूंसों से पिटाई हो गई। बीजेपी नेता की पिटाई का वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मध्य प्रदेश के उमरिया में चोरी के शक में एक युवक की पीट कर हत्या मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जिस चोरी के लिए यह हत्या की गई वो बहुत ही मामूली चोरी थी। मध्य प्रदेश के बैतूल में पैसों के लेन देन के विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई। आरोपी शव को कार में लेकर एक निजी हॉस्पिटल के बाहर स्ट्रेचर पर लिटाकर फरार हो गए। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में एक महिला की दिलेरी का वीडियो सामने आया। महिला ने 2 मंचलों की चप्पल से जमकर पिटाई कर दी। जम्मू के अखनूर गांव में भीषण आग लगने के बाद स्थानीय लोगों में खौफ पसर गया है। डर है कि कहीं ये आग उनके घरों तक न पहुंच जाए। लेह के योकमा इलाके के जंगलों में भीषण आग ने कहर बरपाया है। आरोप है कि स्थानीय लोगों की लापरवाही की वजह से आग लगी है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर इलाके में जंगल में लगी आग का कहर जारी है। यह आग उधमपुर जिले के चेनानी इलाके के जंगल में लगी है। उत्तराखंड में टिहरी जिला मुख्यालय और आसपास के इलाके के जंगलों में लगी आग बढ़ती जा रही है। आग लगने से चारों तरफ धुआं छाया हुआ है। लोगों को काफी परेशानी हो रही है। निर्जला एकादशी के मौके पर उदयपुर के आसमान में दिखा अनोखा नजारा। अंतर्राष्ट्रीय पतंगबाज अब्दुल कादिर ने फतेह सागर झील के किनारे एक डोर पर 1000 पतंगे उड़ाई। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में अनोखा नजारा दिखा। भालू से अपनी जान बचाकर भागता दिखा बाघ। सैलानियों ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया वीडियो। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में एंटी करप्शन की टीम ने एक दारोगा को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोच दिया।
राजस्थान के टोंक में चलती बुलेरो अचानक आग का गोला बन गई। यह हादसा जयपुर कोटा हाईवे पर हुआ। मूसेवाला मर्डर मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 6 शूटर्स की पहचान होने का दावा किया। एनटी अवार्ड्स यानी न्यूज टेलीविजन अवार्ड्स में न्यूज 18 इंडिया का डंका बजा है। किशोर अजवाणी को बेस्ट न्यूज प्रेजेंटर हिंदी का अवार्ड मिला। एनटी अवार्ड्स में न्यूज 18 इंडिया के शो 100 बात की एक बात को 2 अवार्ड मिले। बेस्ट डेली न्यूज बुलेटिन और बेस्ट प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन का अवार्ड मिला। एनटी अवार्ड्स में न्यूज 18 इंडिया को कुल 22 अवार्ड मिले हैं। अरुण सिंह और प्रियंका कांडपाल को बेस्ट इन्वेस्टिगेशन का अवार्ड मिला है। महाराष्ट्र में देर रात राज्यसभा चुनाव के लिए मतगणना हुई, जिसमें बीजेपी के 3 और महाविकास अघाड़ी के 3 प्रत्याशियों की जीत हुई है। राज्यसभा चुनाव में राजस्थान से कांग्रेस के 3 और बीजेपी को 1 उम्मीदवार को जीत मिली है। वहीं कर्नाटक से निर्मला सीतारमण समेत बीजेपी के 3 उम्मीदवार और कांग्रेस के 1 उम्मीदवार राज्यसभा पहुंचे। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाली राजस्थान की बीजेपी एमएलए शोभा रानी कुशवाहा को बीजेपी ने प्राथमिक मेंबरशिप से निलंबित कर दिया है। बीते 7 महीने में शिरडी साईं मंदिर में 188 करोड़ रुपए का दान दिया गया। 5 महीने में 41 लाख श्रद्धालुओं ने साईं समाधि के दर्शन किए। जम्मू कश्मीर में लश्कर के 3 आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई है। बारामूला से लश्कर के 2 आतंकी और बड़गाम से 1 हाइब्रिड आतंकी गिरफ्तार किया गया। पंजाब के मोहाली में दिन दहाड़े करोड़ों की लूटपाट हुई। घटना के बाद इलाके में दहशत, पुलिस जांच में जुटी। यूपी के बरेली में शख्स पर शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म का आरोप, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। ललितपुर में वन क्षेत्र में अवैध खनन जारी है। नाराहाट के रिजपुरा इलाके में जेसीबी से खुलेआम खनन हो रहा है। हरदोई पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। कोलकाता में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर फायरिंग, महिला की मौत, पुलिसकर्मी ने भी खुद को गोली मारी। पंजाब के परिवहन मंत्री का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मंत्री जी गाड़ी की छत पर बैठे हुए हैं। छत्तीसगढ़ की जांजगीर में कल शाम से ही बोरवेल के गड्ढे में गिरे बच्चे को निकालने की कोशिश जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मिशन में जुटी है। पुणे में बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब उतर आया, कई इलाकों में जल जमाव हो गया। देहरादून में आईएमए की पासिंग आउट परेड शुरू हो गई। आज देश की सेना को 288 युवा अफसर मिलेंगे। 8 मित्र देशों के 89 कैंडिडेट्स भी पास आउट हो रहे हैं। बिहार के हाजीपुर में डीजे पर डांस के समय युवक ने हवाई फायरिंग की। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुटी। बिहार के सहरसा में नया बन रहा पुल तेज हवा के झोंके से गिर गया। हादसे में 3 मजदूर जख्मी हो गए। बिहार की मुंगेर में जमीन विवाद में 2 गुटों में मारपीट हो गई, कई लोग घायल हुए हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। असम के बारपेटा के बागमरा गांव में नदी पर बंद पुल नहीं होने से बच्चों को पानी में से होकर स्कूल जाना पड़ता है। महाराष्ट्र में अमरावती के कई गांव पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। खड़ीमल गांव में सूखे कुएं में टैंकर से भरा जा रहा है पानी। खतरे पर खेलकर कुएं से खींच रहे हैं गंदा पानी। बिहार में जल्द ही मानसून दस्तक देने वाला है। सीमांचल इलाके में प्री मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है। संभावना है कि पूर्णिया के रास्ते मानसून बिहार में दस्तक देगा। यूक्रेन के मारिउपोल में कब्रिस्तान का वीडियो जारी किया गया। फ्रांस के पत्रकार ने यह वीडियो जारी किया है। इस कब्रिस्तान में रूस के हमले में मारे गए नागरिकों को दफन किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, खार्किव में रूस का हवाई हमला हुआ है। यूक्रेन के हथियार डिपो को तबाह किया गया है। यूक्रेन के विमान भी मार गिराए गए हैं। रूस ने यह वीडियो जारी किया है, तो इसे रूस के लिए बड़ी कामयाबी कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यूक्रेन का हथियार डिपो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। खार्किव ये वो इलाका है जो लगातार हमले झेल रहा है। काफी इलाका खार्किव का बर्बाद हो चुका है, तबाह हो चुका है। अब यूक्रेन का हथियार डिपो तबाह हुआ है। इसके अलावा यूक्रेन का विमान भी रूस के सैनिकों ने मार गिराया है। खुद यह वीडियो रूस की तरफ से जारी किया गया है।
रूस और यूक्रेन की जंग चौथे महीने में पहुंच चुकी है, लेकिन इसके बाद भी युद्ध का अंत दिखाई नहीं दे रहा है। मारिउपोल को जीतने के बाद रूसी सेना ने अपनी पूरी ताकत डॉनबास पर झोंक दी है और इसी कड़ी में रूस ने यूक्रेन की सेना पर ताबड़तोड़ हमले का एक वीडियो जारी किया है। रूस ने दावा किया है कि उसकी सेना ने ड्रोन और मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की जुगलबंदी से यूक्रेन की सेना के कई ठिकानों को तबाह कर दिया। और इस हमले में यूक्रेन के कई सैनिक भी मारे गए। रूस ने यूक्रेन के ठिकानों पर हमले के लिए अपने बेहद खतरनाक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का इस्तेमाल किया। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के साथ ही रूसी सेना ने इस स्पेशल ऑपरेशन के लिए ओरलान 10 ड्रोन का भी इस्तेमाल किया ताकि दुश्मन की लोकेशन की सटीक जानकारी मिल सके। हमले से पहले रूस के सैनिकों ने अपने ताकतवर ड्रोन को दुश्मन के ठिकानों का पता लगाने के लिए तैयार किया। जैसे ही तैयारी पूरी हुई, ड्रोन को टारगेट की तरफ छोड़ दिया गया और वो आसमान में हवा से बातें करता हुआ यूक्रेन की सेना के उन इलाकों की तरफ उड़ गया जहां उसने अपने ठिकाने बनाए हुए थे। बताया गया है कि ज़ेलेंस्की की सेना ने वहां एक बड़ा हथियार का गोदाम भी बना रखा था, जिसकी जानकारी आसमान में उड़ते ओरलान 10 ड्रोन ने जमीन पर मौजूद रूस के सैनिकों को भेजी और यूक्रेन के सैन्य ठिकानों का पता लगाते ही रूस के मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर गरज उठे। एक तरफ रूसी सेना लॉन्चर से रॉकेट की बारिश कर रही थी, तो दूसरी तरफ आसमान में मौजूद ड्रोन उन्हें ये जानकारी दे रहा था कि हमला सटीक निशाने पर हो रहा है या नहीं। रूस की सेना ने दावा किया कि उसके इस भीषण हमले में यूक्रेन की सेना का हथियारों का गोदाम और कई बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हो गई, जबकि यूक्रेन के कई सैनिकों के भी मारे जाने की बात कही गई। वहीं ज़ेलेंस्की की सेना ने लुहांस्क इलाके का एक वीडियो जारी किया जिसमें रूस का एक सैन्य ठिकाना आग की लपटों में घिरा दिखाई दिया। यूक्रेन का दावा है कि मिलिट्री बेस पुतिन की किलर आर्मी के नाम से मशहूर वैगनर ग्रुप के लड़ाके का है, जिसे उसकी सेना ने मिसाइल हमला कर नेस्तो नाबूद कर दिया। यूक्रेन की सेना की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया, उसमें वैगनर ग्रुप के ठिकाने से आग की भयानक लपटें उठती दिखाई दी। देखने से ऐसा लगा जैसे कुछ देर पहले ही उस पर मिसाइल आकर गिरी हो। पूरा मिलिट्री बेस आग की भीषण लपटों में घिरा दिखा और उससे निकलने वाला काला धुआं पूरे इलाके में फैलता नजर आया। यूक्रेन का दावा है कि लुहांस्क इलाके में मौजूद वैगनर ग्रुप के बेस पर हथियारों का गोदाम बना था, जहां से रूस के सैनिकों को घातक और खतरनाक हथियार भेजे जा रहे थे, जिसका पता चलते ही ज़ेलेंस्की के सैनिकों ने पुतिन की किलर आर्मी या यूं कहें कि वैगनर ग्रुप के ठिकानों पर बमों की बारिश कर दी। दावा है कि यूक्रेन की सेना के इस हमले में वैगनर लड़ाकों का ठिकाना तबाह हो गया और वहां रखे हथियार भी पूरी तरह जलकर राख हो गए। हालांकि यूक्रेन की तरफ से जानकारी नहीं दी गई है उसकी सेना के हमले में वैगनर ग्रुप के कितने लड़ाके मारे गए हैं। असल में वैगनर ग्रुप पुतिन की वो ब्रिगेड है जिसे उनकी प्राइवेट आर्मी के तौर पर भी जाना जाता है और कहा जाता है कि वैगनर ग्रुप के खूंखार और बेरहम लड़ाके 24 फरवरी से पहले ही यूक्रेन में घुस चुके थे। मतलब ये कि पुतिन की किलर ब्रिगेड जंग से पहले ही यूक्रेन में दाखिल हो चुकी थी, जिसने न सिर्फ अजोव सागर के किनारे बसे मारिउपोल शहर पर कब्जा करने में रूसी सेना की मदद की, बल्कि अजोवस्ताल स्टील प्लांट को जीतने के लिए भी इस किलर आर्मी ने वहां जमकर कहर ढाया था। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अब वैगनर ग्रुप के लड़ाके डॉनबास पहुंच चुके हैं और वहां यूक्रेन की सेना पर कहर बनकर टूट रहे हैं। कुछ हफ्ते पहले पश्चिमी मीडिया ने ये भी दावा किया था कि बुचा नरसंहार में पुतिन की सेना के साथ खूंखार वैगनर ग्रुप के हत्यारे भी शामिल थे, जिन्होंने बुचा शहर में बर्बरता की सारी हदें पार कर दी थी और शहर को कब्रगाह में तब्दील कर दिया था। और दावा है कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके पुतिन के ऐसे वफादार भाड़े के हत्यारे हैं जो उनके एक हुक्म पर जान लेने और जान देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं और भाड़े के इन हत्यारों को युद्ध से पहले ही पुतिन ने यूक्रेन पहुंचने का ऑर्डर दे दिया था। दावा है कि पुतिन के आदेश के बाद करीब 4000 हत्यारे जनवरी में ही अलग अलग मकसद के साथ यूक्रेन पहुंच गए थे। यूक्रेन युद्ध से पहले वैगनर ग्रुप के लड़ाके अफ्रीका में तैनात थे और जब 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तो पुतिन के ये खूंखार हत्यारे भी उसमें शामिल थे। दावा तो यहां तक किया गया कि उन हत्यारों को 24 लोगों को मारने की लिस्ट दी गई थी
जिसमें जेलेंस्की का नाम भी शामिल बताया गया था। इधर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के 12 दिन बाद गैंगस्टर गोल्डी बराड़ पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। साफ हो चुका है कि सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाला कोई और नहीं बल्कि गोल्डी बराड़ ही था। जांच एजेंसियों ने गोल्डी बराड़ के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है, जिससे कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ की मुश्किलें और बढ़ने वाली है। पता चला है कि मुंबई में सलमान खान तो केवल एक नाम थे। गोल्डी की कोशिश पूरे हिंदी फिल्मों के उद्योग को डराने की थी। फिल्मी सितारों को धमकाकर वो उनसे मोटी रकम की वसूली करने की ताक में था। मतलब ये कि काले हिरण वाली जो थ्योरी लॉरेंस बिश्नोई ने कुछ साल पहले सुनाई थी, वो तो केवल एक कहानी थी। गैंगस्टरों का मकसद तो केवल फिल्मी सितारों को धमकाकर उनसे मोटी रकम की वसूली करना था। इस बार सलमान खान को मिली धमकी का राज बिश्नोई गैंग के ही एक गैंगस्टर ने खोल दिया। सौरभ उर्फ महाकाल ने कबूल किया कि ये साजिश खुद गोल्डी बराड़ ने की थी, जिसके तहत हिंदी फिल्मों के उद्योग में ये गैंग नया स्टार्टअप शुरू करना चाहता था, जिसकी पूरी योजना वो तैयार कर चुका था। हिंदी फिल्मों की कहानी की तरह लगने वाली ये योजना बिश्नोई गैंग ने ही बनाई थी, जो सिर्फ धमकी भरी चिट्ठी भेजकर रुकने वाला नहीं था। खबर तो ये है कि सलमान खान और सलीम खान को पहले धमकाया जाना था और न मानने पर उनके घर फायरिंग कराने की भी योजना थी। सौरभ उर्फ महाकाल के मुताबिक ये काम राजस्थान के 3 लोगों को दिया गया था। इतना ही नहीं, जिम्मेदारी विक्रम बराड़ नाम के अपराधी ने ली थी। बिश्नोई गैंग अपने इस प्लान के तहत सभी फिल्मी सितारों के दिल में खौफ पैदा करना चाहता था। सलमान खान का नाम केवल हिंदी फिल्मों के बड़े स्टार के तौर पर नहीं लिया जाता, बल्कि उनकी पहचान एक दबंग अभिनेता की भी है। अगर सलमान को धमकाने और डराने में ये गैंग कामयाब हो जाता तो बाकी लोगों से वसूली करना इस गैंग के लिए आसान हो सकता था। इसलिए गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के खिलाफ पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। पंजाब के मुक्तसर साहिब जिले में गोल्डी का बचपन बीता है, जहां उसका परिवार अभी भी रह रहा है। हालांकि सालों से गोल्डी बराड़ यहां नहीं पहुंचा। पंजाब के सबसे कुख्यात गैंगस्टर के निशानों की तलाश करते हुए न्यूज 18 की टीम गोल्डी बराड़ के घर पहुंच गई। गोल्डी बराड़ का घर केवल घर नहीं बल्कि किसी हवेली जैसा दिखता है। उसका ये घर है गोल्डी बराड़ का, श्री मुक्तसर साहिब में आप देख सकते हैं, जो आलीशान कोठी है। पंजाब के बेरोजगार लड़कों को अपराध के दलदल में झोंकने वाला गोल्डी इसी शहर में पला और बड़ा हुआ। इसी शहर के एक थाने में उसके पिता एएसआई के पद पर थे जब गोल्डी के खिलाफ पहली हत्या की एफआईआर दर्ज हुई थी। एफआईआर नंबर 84 1 अगस्त 2014। जी हाँ, ये वो दिन था जब गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के खिलाफ पहला कत्ल का मुकदमा इसी श्री मुक्तसर साहिब के सदर थाने में दर्ज हुआ था। हालांकि खबर ये है कि गोल्डी की हरकतों की वजह से ही उसके पिता की नौकरी चली गई थी। पुलिस अभी भी गोल्डी के परिवार से उससे जुड़ी जानकारियां निकालने में जुटी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एनटी अवार्ड्स में न्यूज 18 इंडिया का डंका बजा है। किशोर अजवाणी को बेस्ट न्यूज प्रेजेंटर का अवार्ड मिला है। बेस्ट डेली न्यूज शो का अवार्ड सौबात की एक बात को मिला है। सौबात की एक बात को 2 अवार्ड मिले हैं, जिसमें बेस्ट प्राइम टाइम शो का अवार्ड भी मिला है। इसके अलावा प्रियंका कांडपाल को भी अवार्ड मिला है। बेस्ट इन्वेस्टिगेशन का अरुण सिंह को भी मिला है। और ये तस्वीरें आप देखिए एनटी अवार्ड्स की, जिसमें न्यूज 18 इंडिया के मैनेजिंग एडिटर किशोर अजवाणी, उनको बेस्ट न्यूज प्रेजेंटर का अवार्ड मिला है। उन्होंने कहा कि उनको न्यूज बनानी नहीं है, दिखानी है। सौबात की एक बात को एनटी अवार्ड मिला है। सौबात की एक बात जो कि बेहद पॉपुलर शो है, इसको 2 अवार्ड मिले हैं, बेस्ट प्राइम टाइम का भी और इसके अलावा डेली न्यूज शो का भी। हमें न्यूज बनानी नहीं है, हमें न्यूज पहुंचानी है। हमें न्यूज बनना भी नहीं है, हमें खुद को एंकर्स को न्यूज बनना भी नहीं है। कहते हैं ना कि जब अंधेरे लपक रहे हों और हवा सुराग में है तो देखना है लहू कितना चिराग में। अब आपको दिखाते हैं सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। सिद्धू मूसेवाला मर्डर मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का 6 शूटर की पहचान करने का दावा। पुलिस के मुताबिक इन्हीं 6 शूटर ने मूसेवाला पर चलाई थी गोलियां, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। मूसेवाला मर्डर केस में अरेस्ट सौरभ उर्फ महाकाल से पूछताछ तेज। सूत्रों के मुताबिक पुणे ग्रामीण क्राइम ब्रांच से पूछताछ में महाकाल ने विक्रम बराड़ को जानने की बात कबूली।
सूत्रों के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश के बारे में अच्छे से जानता था सौरभ। विक्रम बरार ने हत्या से 7 दिन पहले ही सौरभ उर्फ महाकाल को बताई थी पूरी प्लानिंग। खबर है कि सौरभ उर्फ महाकाल ने 2 महीने पहले की थी सिद्धू मूसेवाला के घर की रेकी। केकड़ा के संपर्क में भी था महाकाल। क्राइम ब्रांच को सौरभ के पास मिला एक फोन। जानकारी जुटाने के लिए फोन का डेटा खंगाल रही है क्राइम ब्रांच। खबर है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश की जानकारी विक्रम बरार को गोल्डी बरार से मिली थी। गोल्डी बरार के खिलाफ 1 दिन पहले ही जारी किया गया था रेड कॉर्नर नोटिस। सूत्रों के मुताबिक जेल में बंद लॉरेंस की गैंग ऑपरेट करता है गोल्डी बरार। पंजाब पुलिस की पूछताछ में केकड़ा ने उगले कई राज। सूत्रों के मुताबिक केकड़ा ने मूसेवाला की रेकी की बात कबूली। कहा 15,000 रुपए में हुई थी रेकी की डील। जांच में केकड़ा से जुड़े कई राज खुलने का दावा। सूत्रों के मुताबिक गोल्डी बरार और केकड़ा की 13 बार बात हुई थी। गोल्डी बरार को मूसेवाला के घर से निकलने और बुलेट प्रूफ गाड़ी में नहीं होने की खबर केकड़ा ने ही दी। गोल्डी बरार की गैंग की कमर तोड़ने में जुटी पंजाब पुलिस। पिछले 2.5 महीने में गैंग के 24 बदमाश हथियारों के साथ गिरफ्तार। पंजाब के आर्म्स एक्ट के एक पुराने मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन पर रूस ने बड़ा हमला किया है। यूक्रेन की सैन्य गाड़ी को तबाह कर दिया है। तो यहां पर रूस के लिए यह बड़ी कामयाबी है। यूक्रेन की सैन्य गाड़ी पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। इससे पहले मारिपुल में सैन्य डिपो को भी रूस ने तबाह किया था। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं, जिसमें यूक्रेन की सैन्य गाड़ी पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। तो 100 दिन से ज्यादा इस युद्ध को हो चुके हैं और यहाँ पर यूक्रेन पर बड़ा वार किया है रूस ने। उधर जंग में खुलकर यूक्रेन की मदद कर रहे ब्रिटेन में एक बहुत बड़ा बवाल शुरू हो गया है, जिसके केंद्र में ब्रिटेन की सेना है। वहां की संसद में दावा किया गया कि अगर किसी जंग का सामना करना पड़ा तो ब्रिटेन की सेना देश की रक्षा नहीं कर पाएगी। जिसके बाद वहां हंगामा मच गया। ये आरोप इतने गंभीर थे कि बवाल मचना ही था। दावा ये किया गया कि सालों से ब्रिटेन की फौज को उसकी जरूरत से कम पैसा दिया जा रहा है। यहाँ तक कि फौज में जितने सैनिक होने चाहिए उससे काफी कम सैनिक तैनात किए गए हैं। ऊपर से वो हथियारों को भी आउटडेटेड बताने में पीछे नहीं रहे। The reality is our armed forces are too weak to prevent war. ये किसी आम नेता या संसद के सदस्य का बयान नहीं था, बल्कि खबर है कि ये बात कहने वाले एलन वेस्ट ब्रिटेन की सेना में ऊंचे पद पर रह चुके हैं। ब्रिटेन की नौसेना रॉयल नेवी के चीफ के पद पर भी वो 5 साल तक रहे थे। इसके अलावा जब रॉयल नेवी में सी लॉर्ड का पद बनाया गया तो पहली तैनाती उन्हीं की हुई थी। और दावा यह है कि जब वो सेना में ऊंचे पद पर थे उस वक्त भी उन्होंने सेना के लिए फंडिंग बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन उनकी बातों को नजरअंदाज किया जाता रहा। और अब उन्होंने अपने आरोप ऐसे वक्त पर दोहराए हैं जब उनके देश को किसी भी वक्त सेना की जरूरत पड़ सकती है। कभी भी जंग का सामना करना पड़ सकता है। यूक्रेन में मची जंग की आग अगर फैली तो ब्रिटेन भी उसकी जद में जरूर आएगा। यही वजह है कि उसके बयान पर बवाल मचने में देर नहीं लगी। ब्रिटेन के पूर्व टॉप कमांडर ने आशंका ऐसे वक्त में जताई है जब रूस की ओर से कई बार उसको सबक सिखाने की धमकी दी जा चुकी है। इसीलिए ब्रिटेन के पूर्व टॉप कमांडर की धमकी को वहां बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। बवाल मचने की वजह ये भी है कि पिछले कुछ सालों में ब्रिटेन की फौज में सैनिकों की गिनती में भारी कमी आई है। कभी 1.5 लाख से ज्यादा सैनिकों वाली फौज में अब करीब 80,000 सैनिक ही है, जबकि 2025 तक ये गिनती और भी कम होने का अनुमान है। अब तक वहां के नेता दावा करते रहे हैं कि हथियार जितने आधुनिक हो रहे हैं, सैनिकों की जरूरत उतनी ही कम हो रही है। लेकिन पूर्व नौसेना प्रमुख के दावों ने उनकी पोल खोल दी है। इसलिए ब्रिटेन में सेना की कुव्वत पर नई बहस शुरू हो गई। इधर भारत में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने लगे हैं और माना जा रहा है कि कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का कोई नया सब वेरिएंट इसकी वजह हो सकता है, जिसकी वजह से कई राज्यों में अचानक कोरोना वायरस के मरीज बढ़ने लगे। लोगों में इन्फेक्शन तेजी से बढ़ने की घटना कई महीनों के बाद दिखने लगी है। इसलिए आशंका पैदा होने लगी कि कहीं देश में फिर से कोरोना की लहर तो नहीं आ रही। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बार भी मरीजों को कोई गंभीर लक्षण नहीं दिख रहे।
बल्कि ज्यादातर मामलों में मरीज 2 से 3 दिनों में खुद ही ठीक भी हो रहे हैं। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि सावधानी बरतना जरूरी है। उसके अंदर कोई सीरियस पेशेंट नहीं है या एडमिशन रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आई थिंक हमें चौकन्ना होने की जरूरत है। जबकि अचानक बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामले सरकार की भी टेंशन बढ़ाने वाले हैं। इस साल जनवरी के बाद ये पहली बार है जब कोरोना के मरीज अचानक इतने बढ़ गए हैं और आंकड़ा 7,000 के पार पहुंच गया है। इसलिए सरकार ने राज्यों को नए सिरे से दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि सावधानी बरती जा सके और कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। सरकार ने राज्यों को जो दिशा निर्देश दिए हैं उनमें 5 बातें कही गई हैं। टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीन और सावधानी। मतलब ये कि जो बीमार हैं उनका इलाज करने के अलावा उनसे जुड़े लोगों का भी टेस्ट हो, साथ ही लोग सावधानी भी बरतें। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा उस वक्त कहा गया था जब कोरोना वायरस बेहद गंभीर स्तर पर था। आंकड़ों के मुताबिक 8 जून को खत्म हुए हफ्ते में कोरोना वायरस के मरीजों की रोजाना की औसत 4,200 मरीजों से ज्यादा की रही, जबकि 1 जून को खत्म हुए हफ्ते में ये आंकड़ा केवल 2,600 मरीजों का ही था। 1 जून को खत्म हुए हफ्ते में जो पॉजिटिविटी रेट 0.5% से कुछ ज्यादा था, लेकिन 8 जून को खत्म हुए हफ्ते में पॉजिटिविटी रेट 1% भी पार कर गया था। हालांकि ये आंकड़े बहुत बड़े नहीं हैं, लेकिन साफ इशारा कर रहे हैं कि इनमें तेजी आने लगी है। इसीलिए आंकड़ों में दिख रहा उछाल अब सरकारों की चिंता बढ़ाने लगा है। और इस बीच डोनेस्क में यूक्रेन की तरफ से रूसी सेना के खिलाफ जंग लड़ने वाले 3 विदेशी नागरिकों को मौत की सजा सुनाई गई। 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूस ने हमला बोला था और उससे ठीक पहले पुतिन ने लुहांस्क और डोनेस्क को आजाद मुल्क की मान्यता दे दी थी। और ये दोनों इलाके पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास का हिस्सा हैं, जिस पर कब्जा जमाने के लिए रूस ने अपना पूरा दम लगा दिया है। मारिउपोल शहर को जीतने के बाद रूसी सेना पिछले कई दिनों से इस इलाके पर धावा बोल रही है। यूक्रेन की सेना को खदेड़ने के लिए इस इलाके में मौजूद कई शहरों पर दिन रात आसमान से बमों की बारिश की जा रही है। कई शहर तो देखते देखते खंडहर की शक्ल ले चुके हैं। हर तरफ सिर्फ बर्बादी और तबाही का मंजर है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि डोनेस्क को जीतने के लिए रूस अपने सबसे ताकतवर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम से लेकर वैक्यूम बम तक का इस्तेमाल कर रहा है। दावा ये भी है कि इन खतरनाक और घातक हथियारों के दम पर रूस ने ज़ेलेंस्की की सेना की कमर तोड़ दी है। और डोनेस्क के कई इलाकों से यूक्रेन की सेना पीछे हट चुकी है। मतलब ये कि कई इलाके रूस के कंट्रोल में आ चुके हैं। रूस का ये भी दावा है कि पिछले कई दिनों से चल रही है इस भीषण जंग में यूक्रेन की सेना के हजारों सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि कई जवानों ने उसकी सेना के आगे सरेंडर कर दिया है। और सरेंडर करने वालों में न सिर्फ यूक्रेन के जवान हैं, बल्कि ब्रिटेन के 2 और मोरक्को का एक नागरिक भी शामिल है, जो पिछले कई दिनों से डोनेस्क में यूक्रेन की सेना के साथ मिलकर रूस के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। लेकिन कुछ हफ्ते पहले यूक्रेन के जवानों के साथ इन तीनों ने भी रूसी फौज के आगे घुटने टेक दिए, जिसके बाद उन पर रूस के समर्थन वाले डोनेस्क की एक अदालत में मुकदमा चलाया गया। तीनों पर तख्ता पलट की साजिश रचने और आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने समेत कई तरह के आरोप लगाए गए, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें मौत की सजा सुना दी। कोर्ट ने उन तीनों को मौत की सजा के खिलाफ अपील करने के लिए 1 महीने का समय भी दिया है। हालांकि जिस अदालत ने ये सजा सुनाई है उससे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली है, क्योंकि ये कोर्ट उस डोनेस्क प्रांत में है जिसने रूस के समर्थन से खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। और इसी वजह से पश्चिमी देशों ने तीनों नागरिकों को मौत की सजा दिए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई। वहीं दोनों ब्रिटिश नागरिकों के परिवारों का दावा है कि ये लोग यूक्रेन की सेना के ही सदस्य हैं और लंबे समय से वहां काम भी कर रहे थे। ब्रिटेन के 2 नागरिकों और मोरक्को के एक नागरिक को मौत की सजा सुनाए जाने पर पश्चिमी देश एक बार फिर रूस पर भड़क गए। ब्रिटेन और यूक्रेन ने कोर्ट के इस फैसले की आलोचना की और इसे युद्ध अपराधियों की सुरक्षा वाले अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया। ब्रिटेन के विदेश मंत्री लिज ट्रस ने भी अदालत के फैसले पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि मैं इस फैसले की कड़ी निंदा करती हूँ। वो युद्ध के कैदी हैं। ये एक दिखावटी फैसला है जो वैध नहीं है। मेरी संवेदनाएं परिवारों के साथ हैं। हम उन्हें मदद देने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। ब्रिटेन का कहना है कि जो भी विदेशी नागरिक यूक्रेन में जंग लड़ रहे हैं और पकड़े गए हैं,
उन सभी को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत मिलने वाली सुरक्षा का अधिकार है और उनके साथ अमानवीय व्यवहार नहीं किया जा सकता। मतलब यह है कि ब्रिटेन की सरकार अपने दोनों नागरिकों को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है और इसके लिए वो न सिर्फ यूक्रेन के साथ संपर्क में है बल्कि लगातार रूस को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की दुहाई दे रही है, ताकि किसी भी सूरत में ब्रिटेन के दोनों नागरिकों को रूस के पंजे से बाहर निकाला जा सके। दावा तो ये तक किया जा रहा है कि ब्रिटेन में कैद हुए रूसी लोगों के बदले इन दोनों ब्रिटिश नागरिकों को रिहा करवाया जा सकता है। यूक्रेन की जंग में सिर्फ ब्रिटेन और मोरक्को के ही लोग नहीं शामिल हैं, बल्कि कई देशों के लोग रूसी सेना से दो हाथ करने में जुटे हैं। असल में 24 फरवरी को रूस के हमला करने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सभी देशों के लोगों से रूस के खिलाफ जंग लड़ने की अपील की थी और दावा है कि उनकी इस अपील के बाद करीब 16,000 से ज्यादा लोग रूस से जंग लड़ने के लिए वहां पहुंच गए थे। कुछ युद्ध में रूसी सेना के दांत खट्टे करने में जुट गए, तो कुछ लोगों ने जंग में घायल लोगों की मदद करने का काम संभाल लिया।